नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पंजाब केसरी टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे जुड़े लोगों और संस्थानों पर एनआईए द्वारा पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजस्थान, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों के करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई। इस सिलसिले में पीएफआई के राजस्थान हेड आसिफ को केरल से, उदयपुर से 2 और कोटा 12 से एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि एनआईए को बच्चों को टेरर ट्रेनिंग देने की इनपुट भी मिले थे। जयपुर में लालकोटी के पास पीएफआई कार्यालय में सर्च किया। इस दौरान एनआईए को यहां से दस्तावेज, झंडे और किताबें मिली। सूत्रों के मुताबिक 12 जिले के सादिक शराफ को भी राउंड अप किया गया है। इस कार्रवाई में एनआईए के साथ ईडी भी शामिल है। फिलहाल दोनों संस्थाओं की ओर से इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले को लेकर बात की गई है मीडिया सचिव ताज मोहम्मद पठान से। जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजस्थान की पीएफआई संगठन ऑफिस पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो है राजस्थान में ये छापेमारी की गई है, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें कर रही है। इससे पूर्व में भी ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में भी कई बार ईडी और एनआईए की छापेमारी हुई है। पहले भी राजस्थान में ईडी की छापेमारी हुई थी। लगातार इस तरह के झूठे आरोप जो है पॉपुलर फ्रंट पर लगते गए हैं, लेकिन कभी भी आज तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। तो हम लोग जो है इस जो आरोप है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सरकार क्या बौखला रही है, पूरे इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक ऐसा सबसे स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन है जो गवर्नमेंट की सारी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है मजबूती से। तो इसी वजह से सरकार ईडी और एनआईए को जो है इस्तेमाल गलत तरीके से संगठन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो सर, एनआईए का कहना है कि उन्हें संगठन में टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के इनपुट मिले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आप ही जस्ट ये आरोप है। इससे पहले भी आप देखिए पॉपुलर फ्रंट पर कितना करोड़ों रुपए का विदेशी फंडिंग और इतने आरोप एनआईए ने आज से 2 साल पहले लगाए हैं। आप बताइए उस आरोप में क्या मिला है? और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट पे ही क्यों, अब तो अभी जो देश में आप देखिए आरएसएस है, और जो अभी बयान आया आपने देखा, एक शिंदे का बयान आया, उसने कहा आरएसएस को बम ब्लास्ट करने की इसकी ट्रेनिंग देते हैं उसके कार्यकर्ताओं को, और कंटिन्यू इन दूसरे जो संघ परिवार खुलकर हथियार बांट रहे हैं, अवैध हथियार, और देश के कई दंगों में नाम है। और इन दूसरे तमाम इश्यूज पर कहीं भी एनआईए, ईडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाना मकसद है उनका। उनको मतलब जैसे गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट देती है, वैसे सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ईडी और एनआईए को सरकार ने दे रखा है, और अपनी जो दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट कंटिन्यू आरएसएस के खिलाफ काम करता है, और जो फांसीवादी मुल्क के खिलाफ जितनी भी इस तरह की जो फिस्ताई ताकतें उनके खिलाफ आवाज उठाता है। इसी वजह से पॉपुलर फ्रंट निशाने पर एनआईए ने आरोप लगाया, लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। आज तक भी पॉपुलर फ्रंट पे सिर्फ आरोप ही हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। इन दिनों देश में हर तरफ इस समय कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत की चर्चा है, क्योंकि वे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा हलचल जिस प्रदेश में है वह है राजस्थान। इसकी वजह है राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वे इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरने जा रहे हैं। लेकिन वह राजस्थान में सीएम की भूमिका को लेकर के पसोपेश में फंसे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत ने बुधवार को सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान भी सीएम पद को लेकर के अपनी चिंता को व्यक्त करा था। अशोक गहलोत ने कहा कि वह चाहते हैं कि या तो उन्हें फरवरी तक अगला बजट पेश करने तक सीएम रहने का मौका दिया जाए, या अन्यथा उनके किसी भरोसेमंद नेता को सीएम की कुर्सी सौंपी जाए, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह कहा था कि मैं पार्टी के लिए 1, 2 या 3 पद भी संभाल सकता हूं और कुछ भी छोड़ सकता हूं। 1, 2 या 3 पद संभालने वाली उनकी टिप्पणी को सीएम पद पर बने रहने की इच्छा से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूं, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी, अगर मेरा बस चले
तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ अब। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया जाए और वे राजस्थान की कमान भी अपने हाथ में रखें। ऐसा होने पर अशोक गहलोत की मुराद भी पूरी हो सकती है, लेकिन हाईकमान ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अशोक गहलोत ने सीपी जोशी का नाम आगे किया है। सीपी जोशी की बात करें तो वह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल राज्य में विधानसभा में स्पीकर हैं। साथ ही दिल्ली में एंट्री के समय अशोक गहलोत ने एक बात भी कही थी कि मेरे दिल्ली में पहुंचने पर मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया है। उनके इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के बाद कोच्चि जाने पर नया घटनाक्रम घट सकता है। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में त्योहारी सीजन को लेकर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। प्रदेश में सितंबर में हर दिन पीक आवर्स में अधिकतम बिजली की खपत 15,000 मेगावाट को पार कर चुकी है। सूत्रों की माने तो राजस्थान को सारे प्रयासों के बाद सिर्फ 12,500 मेगावाट बिजली हर दिन मिल रही है। अभी भी तकरीबन 2,500 मेगावाट बिजली की किल्लत हर दिन हो रही है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अलर्ट कोल माइंस पारसा ईस्ट एंड केंटे बासन कोल ब्लॉक में कोयला खत्म हो गया है। इस कारण 9 रैंक यानी 36,000 मीट्रिक टन कोयला आना भी बंद हो गया है। कोयले की सप्लाई में हुई इस कमी के कारण करीब 2,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन इससे प्रभावित होगा। ट्रेन की एक रैक में 4,000 मीट्रिक टन कोयला आता है। प्रदेश के सभी 6 थर्मल प्लांट्स में केवल 11 दिन का ही कोयला स्टॉक में बचा है। ये कोयला फ्यूल के तौर पर बिजली घरों की पावर यूनिट्स को चलाने के काम आता है। केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार 26 दिन का कोयला स्टॉक राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से राजस्थान में केंद्रीय गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश में गहलोत सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। आलम यह है कि बीकानेर जिले में हर दिन गांव, ढाणी, कस्बे से लेकर शहर में छात्र परिजनों के साथ स्कूल पर तालाबंदी कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक ही है, पढ़ाई के लिए टीचर लगाना। ऐसा ही बीकानेर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बीकानेर के सोडवाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए करीब 150 छात्र छात्राएं 60 किलोमीटर दूर बीकानेर मुख्यालय के लिए पैदल निकल पड़ी। हाथों में तिरंगा थामे शिक्षा विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। स्टूडेंट्स की यह पदयात्रा सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि मामला सरकार तक जा पहुंचा। देर रात 10 बजे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के निर्देश पर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को प्रधानाचार्य सहित व्याख्याताओं की नियुक्ति के आदेश जारी करने पड़े। जिस समय आदेश जारी हुए उस समय स्टूडेंट्स बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर खारा पहुंचे थे। सोडवाली से सुबह पैदल निकले बच्चे 12 घंटे में 45 किलोमीटर चलकर खारा पहुंचे तो उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। सूचना मिलने पर डॉक्टर की टीम खारा पहुंची और सभी बच्चों की मरहम पट्टी की। इस दौरान कुछ बच्चों को बुखार भी आया, लेकिन दवाई लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। दरअसल सोडवाली स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है। शिक्षा विभाग की अनदेखी से 14 पद रिक्त हैं। 2 शिक्षकों की पद नियुक्ति पर लगा दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है। इसलिए स्कूल के सभी स्टूडेंट 6 दिन से स्कूल के आगे धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण श्रवण कुमार कायल ने बताया कि ग्रामीण युवा शक्ति सहित विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सब एकजुट हैं। उपप्राचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की मांग तेज हो गई है। राजस्थान उपप्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने पदोन्नति से पद भरे जाने के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 23 सितंबर को शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और सरकार से उपप्राचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने की मांग करेंगे। संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि उपप्राचार्य पद पर युवाओं को मौका मिलने से शिक्षा में नवाचार बढ़ेगा। उधर मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही कहा 12,000 व्याख्याताओं को सरकार खुश करके 3.5 लाख शिक्षकों को नाराज कर रही है। देखिए सर, हमारी जो राजस्थान उपप्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति है, ये बहुत बड़े लेवल पर भी आंदोलन कर रही है और जिस प्रकार से वाइस प्रिंसिपल के जो पद सृजित करे गए हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, बट उसमें युवाओं को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, जो कि युवा टीचर्स के लिए वो अन्यायपूर्ण है। और इसी संदर्भ में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए।
पहले भी मौका दिया जाता था सेकेंडरी एचएम के माध्यम से, और अब वापस से वही पद है, केवल उसका पदनाम चेंज है। तो हम चाहते हैं जो युवा टीचर्स हैं, इनको जो लगभग 3.5 लाख टीचर्स हैं, उनको एग्जाम के माध्यम से मौका मिले। और हमने हमने कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरीके से वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक हमें नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य आयोजित 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सुदर्शना कला दीर्घा नागरी भंडार में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली फोटो प्रदर्शनी का फीता काट कर उद्घाटन किया। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये नाम ही ठीक नहीं। आपको ठीक लगता है क्या? भारत कहाँ टूटा हुआ है जी? पहले तो भारत तो जुड़ा हुआ है जी। और भारत जिस समय टूटा था 1947 में, तो जहाँ टूटा वहाँ यात्रा करनी चाहिए थी। भारत जोड़ो तो बहुत मतलब हुआ ना। एक तो नाम गलत, और फिर उसमें जिस तरह का विषय आ रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं जी? किससे मिले हैं ये रास्ते? तो देश का विरोध करते हैं, उनसे मिलकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।